हेलो फ्रेंड, मैं बेटा स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हिंदी वर्णमाला का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट पहले हो चुके हैं। अगर आपके द्वारा नहीं देखे गए हैं तो आप अवश्य देखें। मेरे चैनल पर आकर आप देख सकते हैं। अगर देखने पर कुछ धुंधले या क्लियर दिखाई नहीं देते हैं तो जब वीडियो को चालू करते हैं तो उसके साइड में 3 डॉट डॉट पॉइंट आते हैं, उन पर क्लिक करके उनकी क्लैरिटी को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। अनुस्वर और अनुनासिक के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग। तो इससे पहले शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हर एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं उसी आधार पर उसी पैटर्न पर वर्णमाला लेके आया हूँ। वर्णमाला को पूरा पढ़ाऊँगा। बाकी और सभी चैप्टरों को, हिंदी के सभी चैप्टर मेरे द्वारा पूरे पढ़ाए जाएंगे और हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। जब वर्णमाला का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके साथ इसके वर्णमाला के आपको इसके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे मेरे द्वारा, तो उसको भी आप करें। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला का चौथा पार्ट। अनुस्वार और अनुनासिक के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग। इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और किन किन स्थानों पर अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अनुस्वर। अनुस्वर होता क्या है, तो आपको बताऊं अनुस्वर क्या होता है। आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी, उसमें अंग को तो पढ़ा ही होगा। जो अंग की मात्रा होती है ऊपर, हर वर्ण के ऊपर चढ़ाई जाती है, वही अनुस्वर होता है। मतलब जिस सिरोरेखा पर, हर वर्ण की सिरोरेखा पर उसको चढ़ा दिया जाता है, वही अनुस्वर कहलाता है। तो चलो मैं डेफिनेशन इसकी लिख के लाया हूँ। डेफिनेशन है, आप देखें, क्योंकि ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है मेरे द्वारा क्योंकि ये MPPSC में डेफिनेशन पूछ ली जाती है लिखने के लिए। तो आप देखें एक बार। वह नासिक की ध्वनि जो जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है और उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि होती है, वर्ण होता है, अगर वो किसी वर्ण के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो सबसे पहले जिस वर्ण के ऊपर वो चढ़ाया जाता है तो वह वर्ण पहले वर्ण बोला जाता है। जब उसको पढ़ते हैं उसके बाद अनुस्वर बोला जाता है। तो चलो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गंगा। अब जब गंगा है तो गा के ऊपर अंग की जो मात्रा लगी, अनुस्वर लगा है, तो पहले अपन पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ के देखें एक बार कि गंगा, पहले गा आ रहा है, उसके बाद अंग मतलब अनुस्वर आ रहा है, तो जिसके ऊपर लग जाता है वो वर्ण पहले बोला जाता है, उसके बाद अनुस्वर बोला जाता है। ऐसे चंचल इत्यादि और भी कई शब्द हैं, आप पढ़ के देखें और उसका रिवाइज करें। आगे देखें। एक बार फिर नोट में लिखा है आपके लिए अनुस्वर क्या होता है। तो अनुस्वर को सिरोरेखा के एक चंद्र बिंदु को दर्शाया जाता है, चंद्र बिंदु की तरह उसको दर्शाया जाता है। उसका चिन्ह ये चंद्र बिंदु की तरह ऊपर होता है। चलो पहले नियम से चालू करते हैं। इसका नियम, पंचमाक्षर वर्णों के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग। मतलब पंचमाक्षर जो होते हैं, पंचमाक्षर जो होते हैं उनके स्थानों पर अनुस्वर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो मेरे द्वारा पहले आपको बता दिया गया है, जो वीडियो 3 वीडियो बनी है उसमें, कि पंचमाक्षर क्या होता है। तो पंचमाक्षर क्या होता है, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जैसे का, खा, गा, घा, अणा, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इनके जो भी 5 अक्षर होते हैं वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन दी है उसको छोड़ो, आगे मैं आपको समझाता हूँ कि पंचमाक्षर क्या हो।
कि किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी भी वर्ग में का वर्ग के चारों वर्ग में से कौन सा भी आ जाए, उनसे पहले उनमें अगर ये पंचमाक्षर स्वर रहित हो, मतलब आधा हो, उसमें स्वर ना लगा हो, तो ये पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वर लगाया जाता है। शुद्ध रूप पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वर का किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे प क ज, तो पंकज जो लिखा है तो ये अणा है वो अपने ही वर्ग के साथ आया, इसके खुद के वर्ग के साथ आता है। जैसे का वर्ग के साथ आ गया, खा वर्ग के साथ अणा आ गया, गा वर्ग के साथ अणा आएगा और घाव के साथ आएगा। तो अगर इनके साथ ये लग के आता है खुद के वर्ग के साथ, मतलब जिस वर्ग का जो होता है पंचमाक्षर उसी के साथ अगर लग के आता है तो वो स्वर रहित आता है। तो वो स्वर रहित ना होकर उसे अनुस्वर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये इसके साथ लगा है पंकज, तो इसके स्थान पर ये आधा है रा, तो इसके स्थान पर पंकज ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही अंक, तो अंक इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे गा के साथ देखो गंगा, तो गंगा इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे पलंग, तो पलंग इस तरह से लिखी जाती है। ऐसे खावा के साथ देखो, खा के साथ आना लगाए तो शंख इस तरह से लिखा जाता है। पंख इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य पंख इस तरह से होता है, अनुस्वर की तरह हो जाता है। ऐसे संघर्ष, तो संघर्ष इस तरह से लिखा जाता है। कंघा, तो कंघा इस तरह से लिखा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये जो पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ आता है और वो अर्ध होता है, आधा होता है, तो उसके स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है, ना कि वो खुद पंचमाक्षर लिखा जाता है। आगे देखें, वही प्रक्रिया चा वर्ग के साथ होती है। वही चा वर्ग के साथ, चा वर्ग के साथ आता है च, छ, ज, झ, अणा। तो इसमें अणा पंचमाक्षर है। अगर पंचमाक्षर आधा आता है और इनके साथ अगर मिलके आता है, इनमें से कोई भी आ जाए, चा वर्ग में से चा, छ, ज, झ, अणा, इसमें से चा, छ, जा में से कौन सा भी आ जाए और उसके बाद पंचमाक्षर आता है, वो भी अर्धस्वर, आधा, अर्धस्वर मतलब स्वर रहित आधा आता है, तो उसके स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग करते हैं, ना कि उस पंचमाक्षर का जिस वर्ग का होता है। जैसे चंचल, ये लिखा है आधा लिखा है, अंग चा के साथ लगा है, तो चंचल को इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे पंच, पंच को इस तरह से लिखा है। पंछी को इस तरह से। व्यंजन, तो व्यंजन को इस तरह से लिखते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन को इस तरह से लिखते हैं, ना कि वो पंचमाक्षर उसके साथ लिखा जाएगा जिस वर्ग का होता है। आगे देखें, टा वर्ग, तो वो भी टा वर्ग के साथ वही नियम, टा, ठा, डा, अणा। अगर इनके साथ अगर अणा आता है पंचमाक्षर, वो भी स्वर रहित, तो इसके स्थान पर अंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखें घंटी, तो अणाएँ अपनी वर्ग के साथ लगाए टा के साथ में, तो इसको घंटी को इस तरह से शुद्ध लिखेंगे, ना कि इस तरह से। ऐसे ही कुंडा, कुंठा, तो कुंठा को ठा के साथ में अपनी वर्ग के साथ में स्वर रहित आ रहा है अणा पंचमाक्षर, तो कुंठा को अनुस्वर लगा के लिखेंगे अणा को। इस तरह डंठल, डंठल को अनुस्वर लगा के लिखेंगे। ऐसे ही झंडा, तो कई लोग अभी भी झंडा इस तरह से लिखते होंगे, लेकिन अब आगे से देख लेना झंडा इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि वो अपने ही वर्ग के साथ आ रहा है और अर्धस्वर आ रहा है पंचमाक्षर, इसलिए पंचमाक्षर को अपने वर्ग के साथ नहीं लिखते हैं, उसको अनुस्वर के रूप में लिखते हैं। इसलिए झंडा को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह अंडा को भी इस तरह से ही लिखते हैं। ढिंडोरा, तो ढिंडोरा को इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखें,
वही कंडीशन तावर्ग के साथ रहती है। तावर्ग में भी वही प्रक्रिया रहती है। जैसे तावर्ग ता था दादा ना, तो तावर्ग के साथ देखो वही वर्ग ता था दादा ना पंचम अक्षर हो गया उसका। तो ना के अगर ना ता था दादा ना से लगा होता है और अर्ध स्वर होता है, अर्ध स्वर रहित होता है, तो उसके साथ में स्वर रहित होता है, तो उसके साथ में पूरा ना लग के अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है। जैसे उपरांत, तो उपरांत जो लिखा है इसके साथ में उसके ही वर्ग का ता आ रहा है, ता था दादा ना के साथ में। तो ये उपरांत को ना को पूरा ना लिख के अनुस्वर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे दंत, तो दंत का भी अनुस्वर लगाएंगे, ना के ना को लगाएंगे। ऐसे पंत, पंत में ना नहीं लगेगा, अनुस्वर आएगा क्योंकि था उसी वर्ग का है। ऐसे ग्रंथ, ग्रंथ में भी था भी उसी वर्ग का है ना के साथ में, तो अनुस्वर आएगा। जैसे बंदर, बंदर उसी वर्ग का है तो अनुस्वर आएगा उसके साथ में। संधे, संधे में भी अनुस्वर आएगा। सौगंध, सौगंध में भी अनुस्वर आएगा, ना कि ना लगाएंगे अपन। और अंधा, अंधा में भी अनुस्वर आएगा क्योंकि धा ता था धा उसी वर्ग का है। इसी तरह से आप आगे देखें पा वर्ग का, तो पा वर्ग में भी वही कंडीशन बनती है, पा फा वा मा। तो पा फा वा मा वही रहता है, उसमें माँ होता है पंचम अक्षर, उसका पंचम अक्षर क्या होता है, माँ होता है। और माँ पा फा वा मा के साथ आधा स्वर रहित हो तो माँ ना लिखकर अनुस्वर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे भूकंप, अब माँ आधा है, स्वर रहित है, तो उसका प्रयोग ना करके, उसका माँ का प्रयोग ना करके उसका अनुस्वर के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। तो भूकंप को इस तरह से लिखेंगे। ऐसे शंभु को अनुस्वर के रूप में लिखेंगे माँ को सॉरी। गुम्फन, गुम्फन को माँ को फा के साथ में लगा इसलिए उसको अनुस्वर के रूप में लिखेंगे। इसमें भी माँ फा के साथ में लगा इसलिए अनुस्वर के रूप में लिखेंगे। अंबर, माँ बा के साथ में लगा उसी वर्ग के साथ में लगा है तो उसको भी अनुस्वर के रूप में लिखेंगे। चंबल, चंबल को भी अनुस्वर के रूप में लिखते हैं। आरंभ, माँ के साथ में लगा है भा, माँ, तो भा के साथ में माँ लगाए तो माँ को भी अनुस्वर के रूप में लिखेंगे। ऐसे संभावना, तो संभावना को अनुस्वर के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, मैं तो कम एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी एग्जाम्पल आपके लिए डाल दूँगा। आप वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसी आधार पर मैं आपके लिए और वीडियो बना दूँगा इसके लिए एग्जाम्पल सहित। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखें, यदि किसी शब्द में पंचम अक्षर दो बार आए, द्वितीय रूप में आए, तो पंचम अक्षर अनुस्वर में परिवर्तित नहीं होता है। अगर कोई भी पंचम अक्षर दो बार आ जाता है साथ में कटा, एक स्वर रहित और स्वर सहित, तो उसमें अनुस्वर का प्रयोग, उसका जो स्वर रहित जो पंचम अक्षर होता है उसे अनुस्वर के रूप में नहीं लिखा जाता है। वो पंचम अक्षर स्वर रहित के स्वर रहित में ही रहता है। जैसे प्रसन्न, तो प्रसन्न ना और ना मिला है तो प्रसन्न को इस तरह से लिखेंगे, ना कि प्रसन्न को इस तरह से। ऐसे सम्मेलन, तो सम्मेलन को माँ में लगा है, दोनों पंचमाक्षर समान है, एक आधा है और एक पूरा है, स्वसहित है, तो पंचमाक्षर सम्मेलन को सम्मेलन की तरह लिखेंगे, ना कि उसे इस तरह से लिखेंगे अनुस्वर के रूप में। अगला नियम देखें, यदि स्वर रहित व पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का पंचमाक्षर आता है तो स्वर रहित पंचमाक्षर अपने मूल रूप में ही रहता है और अनुस्वर के रूप में नहीं लगता। अब देखें ये क्या कह रहा है कि यह स्वर रहित पंचमाक्षर आता है और पंचमाक्षर के साथ में किसी अन्य वर्ग का पंचमाक्षर आता है। दोनों अलग अलग वर्ग के पंचमाक्षर आते हैं, एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित आता है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ग के आए तो वह पंचमाक्षर अनुस्वर के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाता, पंचमाक्षर पंचमाक्षर के रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें आप
बढ़मय, बाढ़मय, बाढ़मय, बाढ़मय को देखें, बाढ़मय तो जो डा बना है ये का वर्ग का है और माँ पा पा वर्ग का है, तो ये अलग अलग वर्ग के हैं, इसलिए जो डा का वर्ग का है उसको अनुस्वर के रूप में नहीं लिखेंगे। दोनों अलग अलग वर्ग के होने के कारण इनको जैसा का है वैसा रूप में लिखा जाएगा, उसे अनुस्वर में नहीं बदला जाएगा। ऐसे बाढ़मय को बाढ़मय लिखा जाएगा। उन्मुख अलग अलग वर्ग के हैं, माँ अलग वर्ग का है, ना अलग वर्ग का है, तो इसे उन्मुख ही लिखा जाएगा, ना कि ना को अनुस्वर के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे चिन्मय और भी कई इत्यादि और भी कई एग्जाम्पल हैं, आप आगे देखो। अगला नियम, यदि स्वरहित पंचम अक्षर या व और हा से पहले आता है तो वहाँ अनुस्वर का प्रयोग नहीं होता है, स्वर रहित पंचमाक्षरी आता है। आप देखें, जब पंचमाक्षर स्वर रहित होता है उसमें स्वर नहीं आता है, पंचमाक्षर आधा रहता है, लेकिन उनके बाद या व हा आए, या व और हा आ जाए तो पंचमाक्षर अपने मूल रूप में ही अर्ध स्वर में मूल रूप में ही बना रहता है, स्वर रहित व्यंजन में ही, स्वर रहित वर्ण में ही बना रहता है, उसका अनुस्वर नहीं चढ़ता है। जैसे पूर्ण अब रा है, आधा है, स्वर रहित है, लेकिन उसके बाद या लगा है, तो इसी कारण उसको अनुस्वर में नहीं लिखेंगे, वह अपने रूप में ही रहेगा। जैसे अन्य, तो अन्य ना है लेकिन उसके बाद या है, तो इसलिए वो अपने ही रूप में रहेगा, अनुस्वर में नहीं लिखा जाएगा। ये समन्वय, कन्हैया, तुम्हारा, कुम्हार, इनके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उनके बाद हा आ रहा है, वह आ रहा है, लेकिन पंचमाक्षर आधा है, स्वर रहित है, इसलिए वो उसी रूप में रहेगा, अनुस्वर के रूप में नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, अगर पंचमाक्षर का उसी वर्ग का वर्ण आता है, पंचमाक्षर के साथ पंचमाक्षर के उसी वर्ग का वर्ण आता है, तो उसे पंचमाक्षर का अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ये या व हा है तो पंचमाक्षर को अनुस्वर के रूप में नहीं लिखा जाता, वो वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। आगे देखें, जिस वर्ण पर अनुस्वर लगा होता है उसका अगला व्यंजन र, ल, स में से कोई होता है तो अनुस्वर ही बना रहता है। जैसे वंश, हंस, कंस, मुंशी। देखें आप, अगर अनुस्वर अपने वर्ण में आता है और अनुस्वर रूप में चढ़ा रहता है, उसके बाद र आ जाए, ला आ जाए, सा आ जाए, स आ जाए, उसके बाद अनुस्वर आता है, उसी वर्ण पर चढ़ा रहता है, ले अनुस्वर आता है तो उसका पंचमाक्षर में उसका प्रयोग, पंचमाक्षर में परिवर्तन नहीं करते हैं, वो अनुस्वर के रूप में ही बना रहता है। कब बना रहता है? अगर उसके बाद रा हो, ला हो, सा हो, सा हो, तब। तो देखा वंश, इसके ऊपर अंक की मात्रा लगी है, अनुस्वर लगा है, लेकिन उसके बाद सा आ रहा है तो अपने अनुस्वर के रूप में रहेगा, वो पंचमाक्षर में नहीं बदला जाएगा। ऐसे हंस सा आ रहा है, ऐसे कंस सा आ रहा है, मुंशी सा आ रहा है, इत्यादि। और भी एग्जाम्पल आप पढ़ लें। आगे देखें, अगला नियम, सम उपसर्ग के बाद, अगर ये सम उपसर्ग है, अगर उसके बाद अंतस्थ या ऊष्म आए, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से स्वर रहित माँ के स्थान पर अनुस्वर ही आएगा। तो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। अगर नई बात
नहीं वीडियो देखा है तो आप देख लें। एक बार फिर बता देता हूँ। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या अलावा, और ऊष्म व्यंजन होती है सा 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 हा। अगर या अलावा या सा 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 हा आए सम के बाद, सम उपसर्ग के बाद, तो जो सम है माँ है स्वर रहित है, इसके पीछे जो माँ लगाए सा के बाद वह स्वर रहित है, तो उसके स्थान पर अनुस्वर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, सम प्लस सार, तो सा माँ के बाद अनुस्वर माँ है आधा है, उसके बाद सा आ रहा है, सा ऊष्म व्यंजन है, तो जब उसको मिलाएंगे तो संसार। ऐसे सा है आधा है, उसके बाद वह आ रहा है अंतस्थ है, इसलिए उसे संवाद। सम है सा आ रहा है उसमें, तो सा का अनुस्वर संशय। संरक्षा समय शोधन है तो संशोधन, समय रचना है तो संरचना, क्योंकि रा रहा है। ऐसे समय यंत्र या रहा है तो संयंत्र, समय लापा तो संलाप, समय लग ला रहा है तो संलग्न, समय हा रहा है तो संहिता। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, आप एक बुक से पढ़ सकते हैं। आगे देखें, अनुस्वर खत्म होता है, उसके बाद अनुनासिक देखें। अनुनासिक क्या होता है, तो अनुनासिक को देखें। अनुनासिक एक चंद्र बिंदु की तरह होता है, चांद के बिंदु की तरह जो लिखा होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। तो अनुनासिक, उसका परिभाषा देखें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह इस चंद्र बिंदु की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आँख, माँ, तो इनके ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है वो अनुनासिक है। इसके नियम देखें अनुनासिक के। अनुनासिक का पहला नियम, लेखन में अ, आ, उ अपने मूल रूप में आए या मात्रिक रूप में अनुनासिकता दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये आ जाए, आ जाए, बड़ा आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, इन चारों में से कौन सा भी आ जाए, चाहे वो अपने मूल रूप में आ जाए या वो अपने मात्रिक रूप में आ जाए, तो उनके लिए अपन अनुनासिक का प्रयोग करते हैं चंद्र बिंदु की तरह। जैसे एग्जाम्पल में देखें, आ रहा है अपने मूल रूप में, तो उसके लिए अनुनासिक का प्रयोग किया अपन ने। आंगन, जैसे ऊ आ गया अपने मूल रूप में तो ऊँट। जैसे आ गया पहुँच, तो मात्रा के रूप में आ रहा है, तो उसके लिए अपन चंद्र बिंदु का प्रयोग पहुँच इत्यादि। अगला नियम देखें, अगला नियम, यदि ई, ऐ, ओ, औ स्वर अपने मूल रूप में आए या मात्रा के रूप में आए तो शिरोरेखा के ऊपर जगह की कमी होने का चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु की जगह पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, अब ई आ रही है, चाहे वो अपने मूल रूप में आ जाती ई, चाहे मात्रा के रूप में। अगर मूल रूप में आती है तो यहाँ अपन बिंदु का प्रयोग करते, और मात्रा के रूप में आ रही है तो भी ये बिंदु का प्रयोग हो रहा है इसमें। ऐसे में आई की मात्रा है, वहाँ पर भी अपन बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वर का प्रयोग। जिस तरह सिंचाई, तो वहाँ पर भी अपन बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी मात्रा के रूप में है। आगे देखें, अगला नियम, ई और ए अगर अपने मूल रूप में आते हैं तो इनकी अनुनासिकता चंद्र बिंदु के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। लेकिन अगर यह अपने मात्रिक रूप में आते हैं तो अनुनासिक की जगह अनुस्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मूल रूप में आए ये दोनों तो इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। अगर ये मात्रा रूप में आ जाए
तो इनके बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सिंचाई, ये मात्रा के रूप में तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, लेकिन ये अपने मूल रूप में तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, लेकिन ये मात्रा रूप में था तो इसलिए इसका बिंदु का प्रयोग किया था। मैं ये मात्रा रूप में ये इसलिए ये अपने इसमें बिंदु का प्रयोग किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल का आइकन को दबाएंगे तो आपको और भी वीडियो अगर मैं डाउनलोड करूँगा तो आपको मिलते रहेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट होते हैं आपको तो मेरा ये सील लगी उस पर आप नंबर डाला है व्हाट्सअप, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं मेरे द्वारा। तो थैंक यू, धन्यवाद।